हाँ जी, आप सब लोगों को राम राम। आज से हम अपना नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ एंड डिज़ास्टर मैनेजमेंट ग्रुप 56-57 का अपना सिलेबस, जिसमें पहला टॉपिक है मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। मतलब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ को मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर से कैसे पढ़ सकते हैं, कैसे नहीं, वो सब इस चैप्टर में बताया जाएगा। ठीक है। सुबह सुबह मैंने आप लोगों के साथ आज की डायरी भी शेयर की थी, तो उस हिसाब से अपना टाइम टेबल बना लेना। सो लेट्स स्टार्ट। मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। देखो, एक तो जो मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर है इन्वायरमेंटल स्टडीज़ का, वो क्या है, वो हमारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्या कुछ है क्या कुछ नहीं, वो सारी चीज़ें बताई गई हैं। जैसे सबसे पहले तो हम देख लेते हैं जो ये अपना वर्ड इन्वायरमेंट है, जो ये वर्ड इन्वायरमेंट है इज़ डेराइव्ड फ्रॉम द फ्रेंच वर्ड जिसका नाम है इन्विरोन, जिसका मतलब है सराउंडिंग। ये सराउंडिंग हो गया, ठीक है, मतलब आसपास का एरिया। इन्वायरोन का मतलब आसपास का एरिया, ठीक है। मतलब एवरीथिंग सराउंडिंग अस इज कॉल्ड इन्वायरमेंट, जिसके अंदर सब कुछ आ जाए। सब कुछ मतलब जीवित भी, लिविंग भी, नॉन लिविंग थिंग भी, सब कुछ आ जाए, उसको कहते हैं इन्वायरमेंट। इसके बाद हम देख लेते हैं फेवरेबल कंडीशंस क्या क्या होती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए। जैसे फेवरेबल कंडीशंस मतलब वहाँ पे घास होना चाहिए, खाने के लिए जगह, खाने के लिए ठीक ठाक होना चाहिए, रहने के लिए इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए, पास में झील होनी चाहिए, यही होते हैं ना फेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल कंडीशंस फॉर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इसमें क्या है, एक तो जो उसको खाने के लिए वो सही तरीके से मिले, सप्लाई हो खाने की सही। उसके बाद जो उसका रिमूवल हो, वेस्ट का रिमूवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी चीज़ के लिए। वेस्ट का जो रिमूवल हो वो सही ढंग से हो, ठीक है। खाने के लिए उसको सही ढंग से मिल जाए, रिमूवल सही ढंग से हो जाए वेस्ट का, तो फिर वो उसकी एक तरह से फेवरेबल कंडीशंस हो जाती हैं। अब जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट में अगर हम चलें, ये जो इन्वायरमेंट है इसको अगर हम लेके चलें तो दो तरह का है इसके अंदर, लिविंग भी है और नॉन लिविंग भी है। दो ही है ना। हमारे आसपास में हम देखते हैं कि पेड़ भी हैं, बेड भी है, चेयर भी है ना, कपड़े भी हैं। तो यानी कि जैविक और अजैविक, यानी कि लिविंग और नॉन लिविंग दोनों हैं। अब इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की अगर हम बात करें तो ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी है, मतलब बहुआयामी है। बहुआयामी कैसे, एक इन्वायरमेंट में हर तरह की ब्रांचेज हैं, जैसे केमिस्ट्री भी है, फिज़िक्स भी है, मेडिकल साइंस भी है, लाइफ साइंस भी है, एग्रीकल्चर भी है, पब्लिक हेल्थ भी है। ये सारी की सारी चीज़ें मिलकर ही इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बनती है, समझे? ठीक है। ये क्या करता है, डील करता है विद एवरी इश्यूज दैट इफेक्ट्स एंड ऑर्गेनिजम्स। मतलब जितने भी इश्यूज हैं, क्या कौन करता है डील, इन्वायरमेंटल स्टडीज़ की बात करें अभी हम, ये डील करता है एवरी इश्यूज दैट इफेक्ट ऑर्गेनिज्म। जो एक ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट करेगा ना, उसकी स्टडीज़ को ही इन्वायरमेंटल स्टडीज़ बोलते हैं। इन्वायरमेंट, ये इन्वायरमेंट कॉन्स्टिट्यूटेड बाय इंटरेक्टिंग सिस्टम ऑफ फिजिकल, बायोलॉजिकल और कल्चरल एलिमेंट। जब ये तीनों चीज़ें मिल जाती हैं ना, फिजिकल, बायोलॉजिकल और कल्चरल, जब ये तीनों चीज़ें आपस में मिल जाती हैं, इंटरेक्टिंग, ठीक है, एलिमेंट्स आर इंटर रिलेटेड, तो ये एक दूसरे के साथ इंटर रिलेटेड हो जाते हैं। कैसे, जैसे कि अगर हम फिजिकल एलिमेंट्स की बात करें तो कहाँ हम रहते हैं, ज़मीन क्या है, वाटर बॉडीज़ कितनी हैं, पानी के स्रोत कैसे हैं, क्लाइमेट कैसा है, जलवायु कैसी है, मिट्टी कैसी है, सोयल, रॉक्स कैसी हैं, मिनरल्स कैसी हैं, तो ये होते हैं फिजिकल एलिमेंट्स। बायोलॉजिकल एलिमेंट्स कौन कौन से हैं, प्लांट्स कौन कौन से हैं, कैसे हैं, एनिमल है नहीं है, ह्यूमन बीइंग है नहीं है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है नहीं है, केचुए वगैरह, समझे? तो ये सारी चीज़ें मिला के बायोलॉजिकल होती हैं एलिमेंट्स। अब तीसरा कल्चरल,
ये हम क्या पढ़ रहे हैं, इन तीनों को मिला करके, किस किस को, फिजिकल, बायोलॉजिकल और कल्चरल को मिला करके इन्वायरमेंटल स्टडीज़ होती है। ठीक है, अब हम ये पढ़ रहे हैं कि इसमें कौन क्या क्या आता है। फिजिकल पढ़ लिया, बायोलॉजिकल पढ़ लिया, अब कल्चरल पढ़ लेते हैं। कल्चरल में क्या होता है, इकोनॉमिक्स, सोशल, आस पड़ोस में पोटेंशियल एलिमेंट्स, ये सारी की सारी चीज़ें आती हैं। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसमें जो एलिमेंट्स हैं, ठीक है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, समझे। अब हम यहाँ आ गए, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इन्वायरमेंटल स्टडीज एनलाइटन अस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोटेक्टिंग एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर इन्वायरमेंट। क्या करता है इन्वायरमेंटल स्टडीज, हमें जो है ना ज्ञान प्रोवाइड करता है, एनलाइटन करता है कि हम अपने इन्वायरमेंट को कैसे सेव कर सकते हैं, कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे आने वाली जनरेशन्स के लिए रख सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या है, लैंडस्केप। अब क्या है, हमने इन्वायरमेंट को इस हिसाब तक कर दिया कि जो पेड़ पौधे थे, जो जंगल था, उसकी जगह पे क्या किया हमने, विलेजेस बना दिए, टाउन्स बना दिए, सिटीज़ बना दी। तो जो लैंडस्केप था ना बहुत बड़ा एरिया, उसको हमने विलेजेस बना दिए, टाउन्स बना दी, सिटीज़ बना दी, इसमें कन्वर्ट कर दिया। लेकिन इसमें कन्वर्ट करने के बाद भी हमें खाने के लिए कहाँ जाना पड़ता है, विलेजेस में। दूध के लिए कहाँ जाना पड़ता है, विलेजेस में। गेहूँ कहाँ उगते हैं, विलेजेस में, खेत में, मिट्टी में, लैंडस्केप में, यही तो होता है ना। तो फूड सप्लाई कहाँ से हो रही है, फूड सप्लाई फ्रॉम फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, रिवर्स, मतलब यहीं से तो हो रही है ना फूड की सप्लाई। फूड के लिए क्या ज़रूरी है, जंगल, जंगल का मतलब पेड़ पौधे, ग्रासलैंड मतलब बड़ा सा एरिया जहाँ पर घास हो, नदियाँ हो, पानी हो, ठीक है, एयर अच्छी हो, एनिमल प्लांट्स हो। इन्हीं चीज़ों पे तो हम अब तक डिपेंड करें, हम चाहे कहीं रह लें, इन चीज़ों के ऊपर हम डिपेंड करें कि ही करेंगे। इनके बिना हमारा काम नहीं चल सकता। यूट्यूब देख के हमारा टाइम पास हो सकता है, यूट्यूब देख के हमारी भूख शांत नहीं हो सकती, समझे। भूख के लिए और हमें जीने के लिए इन्हीं चीज़ों पर निर्भर रहना पड़ेगा। लाइफ टाइम सब कुछ चेंज हो सकता है, ये नहीं हो सकते। अब क्या है, रिसोर्सेज दो तरह के होते हैं, कौन कौन से, रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल क्या होते हैं, जो कुछ टाइम बाद अपने आप को जीवित कर लें, मतलब फिर से दोबारा आ जाए, वो होते हैं रिन्यूएबल। जैसे वाटर, कुछ टाइम बाद क्या होगा, जैसे बारिश होगी तो पानी अपने आप फिर से आ जाएगा, ख़त्म होगा तो फिर से आता रहेगा। लेकिन नॉन रिन्यूएबल का है, क्या है, एक बारी ख़त्म हो गए तो हो गए। जैसे पेट्रोल, डीजल, ये सभी, जैसे गोल्ड, जैसे सिल्वर, ये सारी चीज़ें एक बारी ख़त्म हो गई तो हो गई, फिर नहीं आने वाली। तो इनका हमें बहुत सोच समझ के यूज़ करना है। अब जैसे रिन्यूएबल हैं, रिन्यूएबल क्या है, अगर ये धीरे धीरे और हम तेज़ी के साथ इनका यूज़ करते रहेंगे तो ये भी ख़त्म हो जाएंगे। जैसे बेंगलुरु में ग्राउंड वाटर ख़त्म होने के कगार पे है, क्यों, क्योंकि हम उसको चार्ज ही नहीं करते, समझे। अब इसके लिए क्या है, रिन्यूएबल के लिए हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब हमें उस चीज़ का यूज़ भी करना है और हमें वो चीज़ें चार्ज भी करनी है। कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब एक तो अवेयरनेस फैलानी है कि जी घर घर में नलका मत लगाओ, आप पानी के लिए सरकार पे ही डिपेंड रहो, कम यूज़ करो, पानी को कम वेस्ट करो। अगर नलका भी लगाते हैं तो ये नहीं आप पानी को बहाते रहो डेली सुबह सुबह, सस्टेनेबली यूज़ करो, पियो भी, बहाओ मत, वेस्ट मत करो, ठीक है। इसको कहते हैं सस्टेनेबल, मतलब आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी कुछ छोड़ दो, खुद की मत सोचो। अब क्या है, मोटिवेटिंग डेवलपिंग स्किल्स, मोटिवेटिंग डेवलपिंग स्किल्स, हमें क्या है, दूसरों को मोटिवेट करना है, स्किल्स प्रोवाइड करनी है, ठीक है। उसके बाद आ जाती है अवेयरनेस। अवेयरनेस क्या है, अवेयरनेस में हमने देखना है इंक्रीजिंग
पॉपुलेशन। अब अवेयरनेस हम कैसे फैला सकते हैं? अवेयरनेस के लिए सबसे पहले क्या देखना है भाई, पॉपुलेशन इंक्रीज होती जा रही है, हाँ जी। अर्बनाइजेशन होता जा रहा है, मतलब शहरीकरण। लोग गांव को त्याग करके शहरों में जाते हैं और फिर दूध लाने के लिए और खाने का सामान लाने के लिए वापस गांव में जाते हैं। हो गई ना डिपेंडेंसी। तो यानी कि अर्बनाइजेशन एंड पॉवर्टी, पब्लिक पार्टिसिपेशन, लॉज, अवेयरनेस, ये सारी चीज़ें क्या बता रहा हूँ मैं? अवेयरनेस बता रहा हूँ। मतलब अवेयरनेस कैसे आ सकती है? जो बिल्कुल निचला तबका है वहाँ जाके अवेयरनेस फैलाओ, ठीक है। अब इन सब चीज़ों का अगर हम ज़्यादा यूज़ करेंगे, इन सब चीज़ों से क्या होगा? क्लाइमेट चेंज होगा। जो हम पर्यावरण देख रहे हैं, पहले इतनी गर्मी नहीं होती थी, अब होने लगी, रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है। ये बता रहे हैं कि पिछले 20 साल में इस दिन सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ी। तो ऐसा हो क्यों रहा है? इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट बताता है कि जी फलानी तारीख को बारिश आएगी, आती नहीं। ऐसा क्यों हो रहा है? एकदम क्लाइमेट चेंज कैसे हो रहा है? लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, मतलब पहले जो जीव जंतु मिलते थे वो अब कहाँ चले गए, तो बायोडाइवर्सिटी ख़त्म हो रही है। डिक्लाइनिंग फिशरीज़, जो फिशरीज़ के लिए पानी होता था वो पानी बहुत ज़्यादा गंदा होता है, तो वो फिशरीज़ उसमें रह ही नहीं पाती। या जिस टेम्परेचर के अंदर मछलियाँ रहती हैं वो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा डाउन हो जाता है, बहुत ज़्यादा अप हो जाता है। मतलब फैक्ट्रीज़ का केमिकल वेस्ट जो कि बहुत ज़्यादा गर्म होता है पानी में छोड़ा जाता है, जिसकी वजह से वो टेम्परेचर को डाउन करता है, नहीं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता है, सॉरी। और मछलियों के अगर 1 डिग्री टेम्परेचर भी बढ़ गया तो मछलियाँ जिंदा नहीं रह सकती, मर जाती, ठीक है। ओजोन लेयर डिप्लीशन, अब एसी चला रहे हैं, गर्मियों का टाइम है, तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन बहुत ज़्यादा ऊपर की तरफ जा रही है, तो उससे क्या हो रहा है? उससे ओजोन लेयर डिप्लीट हो रही है, और जिसके बाद जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ रही है सूरज से हमारी पृथ्वी की तरफ, तो वो ज़्यादा हमारी स्किन को प्रोटेक्ट, हमारी स्किन को ख़राब कर रही हैं। ह्यूमन बींग्स के साथ वो खिलवाड़ी है एक तरीके से। इलीगल ट्रेडिंग, मतलब जो इलीगल ट्रेड करते हैं, जैसे राइनोसोरस है उसका सींग कर दिया, हाथी के सींग कर दिए, ठीक है। ब्लैक मैजिक के लिए इलीगल ट्रेडिंग होती है। डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, अब जंगलों को काटेंगे तो जो वहाँ पे जीव जंतु रहते हैं उनका तो डिस्ट्रक्शन है ही, समझे। लैंड डिग्रेडेशन, जो दवाइयों वाली फैक्ट्री है, सोलर प्लेट्स हैं, इन चीज़ों को क्या करते हैं वो लोग धरती में दबा देते हैं ताकि दिखे ना और डिग्रेड होती रहे, लेकिन जो उनके अंदर केमिकल्स हैं वो सोइल के अंदर मिलते हैं और उसको डिग्रेड कर देते हैं। डिप्लीटिंग ग्राउंड वाटर, अभी बताया मैंने, पानी छोड़ते हैं, ठीक है। स्टॉर्म वाटर, सीवेज ट्रीटमेंट, डिस्पोजल, ए सीरियस थ्रेट टू द इकोसिस्टम, ये सब चीज़ें सीरियस थ्रेट है इकोसिस्टम के लिए। और इन सब चीज़ों के लिए हमें अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी, सरकार को अवेयरनेस फैलानी पड़ेगी। तो ये अपना टॉपिक था, मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर ऑफ इन्वायरमेंटल स्टडीज़। डेली एक वीडियो आएगी। बाकी अगर आप लोग बता देना, अगर आप लोगों को लाइव आना है तो लाइव में सुबह और शाम का ही टाइम रख सकते हैं, बिफोर 7 या बिफोर 8 एंड आफ्टर 6 और 7, जो भी आप लोगों के लिए सूटेबल हो। एंड अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और इसको सब्सक्राइब कर लेना चैनल को। और नीचे मैं अपना यूट्यूब का कमेंट दे, वो टेलीग्राम के चैनल का एड्रेस दे दूंगा, वहाँ से कनेक्ट हो जाना अगर ये आपको क्या नोट्स चाहिए हो तो, ठीक है। इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, और इसको शेयर करो यार, कुछ लोगों का, आपका भी तो फ़र्ज़ बनता है ना। मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन को दे रहा हूँ, तो इस लोग आपका यही कॉस्ट है कि आप इसको शेयर करो अपने दोस्तों के साथ। थोड़ा सा मेरे को भी ऐसे इनकरेजमेंट मिले कि हाँ लोग लेक्चर को सुन रहे हैं। टीचर के लिए वही बहुत होता है कि हाँ लेक्चर को सुन रहे हैं, ठीक है। इसी के साथ पढ़ते रहो, ज़्यादा कल की मत सोचो, जो बीत गया उसकी भी मत सोचो, आज में रहो, कल की सोच के आज की तैयारी करो, लेकिन मस्त रहो, फिजिकल एक्सरसाइज करो। ऑल द वेरी बेस्ट एंड साइनिंग ऑफ।